हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो इंडियन पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम इंडियन पॉलिटी पर सेकंड लेक्चर देने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आज हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फ्यूचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो भी पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट कमिटीज थी कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग वो भी पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट सेशंस भी पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा वॉच कर लेना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको डेट वाइज पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले क्या होता है, 1922 में महात्मा गांधी ये एक आइडिया पुट फॉरवर्ड करता है और ये डिमांड करता है कि इंडिया को अपनी पॉलिटिकल डेस्टिनी होनी चाहिए और जो इंडियंस हैं वो इसको खुद करेंगे, इसमें कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होने चाहिए। इसके बाद मई 17 1927 को क्या होता है, एट बम्बई सेशन मोतीलाल नेहरू जो है ये एक रेजोल्यूशन मूव करता है और ये किस वर्किंग कमेटी जो कांग्रेस की थी उनको ये बोलता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया फ्रेम करनी चाहिए। तो इसके बाद मई 1928 को क्या होता है, इन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ए कमिटी वाज सेट अप, एक कमिटी बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप और जिसका चेयरमैन कौन था, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इनको एक रिपोर्ट देनी थी रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और उन्होंने ये रिपोर्ट कब सबमिट की थी, अगस्त 10 1928 को। और उस रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद क्या होता है, 1934 में एम एन रॉय ये पुट फॉरवर्ड करता है आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। 1934 में जो एम एन रॉय था इसने आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिया था। अगर हम एम एन रॉय की बात करेंगे, ये कौन था, ही वॉज द पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट। ये कम्युनिस्ट मूवमेंट से बिलोंग करता था। तो इसके बाद क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इन्होंने 1935 में फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड की थी किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो 1935 में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस दे डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1938 में फिर क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे डिमांड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। ये बोलता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करनी चाहिए विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसके बाद क्या होता है, डिमांड वाज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसको हम अगस्त ऑफर भी बोलते हैं। अगस्त ऑफर ऑफ 1940 जो जवाहरलाल नेहरू ने ये डिमांड की थी, इसको ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया था और उस ऑफर को हम क्या बोलते हैं, इन्होंने इनको एक ऑफर दी थी जिसको हम अगस्त ऑफर बोलते हैं ऑफ 1940। फिर 1942 में क्या होता है, क्रिप्स मिशन इंडिया में आता है। क्रिप्स मिशन ये सर सेटफोर्ड क्रिप्स ये कैबिनेट मिनिस्टर था, ये इंडिया आया। किसके लिए ये इंडिया आया, फॉर ए प्रपोजल ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बी अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड। इसने इंडियंस को क्या कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे आफ्टर वर्ल्ड वार ऑफ सेकंड। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कुड कम टू एन एग्रीमेंट। इन्होंने ये शर्त रखी कि इसमें दोनों जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये एक साथ आनी चाहिए। मुस्लिम लीग ने क्या किया, इस ऑफर को उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट किया और वो क्या डिमांड कर रहे थे कि वो डिमांड कर रहे थे दैट इंडिया शुड बी डिवाइडेड इनटू टू ऑटोनॉमस स्टेट्स और जिनकी दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होनी चाहिए। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इस अगस्त को जो ये क्रिप्स मिशन था, इसी पे फिर गांधी जी ने क्या किया था, इसने गांधी जी ने स्टार्ट की थी क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 को, जिसको हम अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। जो गांधी जी था इसने क्रिप्स मिशन को क्या कहा, इसने कहा जो ये क्रिप्स मिशन है ये एक आउटडेटेड चेक है। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया आता है। कैबिनेट मिशन प्लान जो है इसमें 3 मेंबर्स थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स
और एवी अलेक्जेंड्रा, ये यहां पर आए थे मार्च 24 1946 को विद ए प्रपोजल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, द डेलीगेशन रिजेक्टेड द क्लेम फॉर ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ए सेपरेट स्टेट फॉर, जो मुस्लिम लीग था इसने इसको भी रिजेक्ट किया और उन्होंने क्या डिमांड कर रहे थे कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट दिया जाए। तो इसके बाद क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी, नवंबर 1946 को विद 389 मेंबर्स। इसमें कितने मेंबर्स उस टाइम थे, 389 मेंबर्स। ब्रिटिश कितने थे, 296 ब्रिटिश इंडिया एंड 93 जो थे वो किन के थे, दे वर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। इसके बाद एक्सेप्ट महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, जो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बगैर तमाम जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे इंडिया के, उन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे, इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, दिसंबर 9 1946। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लेना। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कब हुई थी, दिसंबर 9 1946। मुस्लिम लीग ने क्या किया, इन्होंने इस मीटिंग को बायकॉट किया क्योंकि ये डिमांड कर रहे थे सेपरेट पाकिस्तान की। अगर हम फर्स्ट मीटिंग की बात करेंगे, इस मीटिंग को 211 मेंबर्स ने अटेंड किया था। इसमें क्या हुआ था, जो सचिदानंद सिन्हा था इसको अपॉइंट किया गया था एज इंटीरियम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हु वाज द इंटीरियम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो कौन था, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। फिर इसके बाद क्या होता है, 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी और इसमें क्या हुआ था, राजेंद्र प्रसाद जो थे इसको अपॉइंट किया गया था एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और एच.सी. मुखर्जी जो थे इसको अपॉइंट किया गया था एज वाइस प्रेसिडेंट। किस मीटिंग में, सेकंड मीटिंग में, जो कब हुई थी, दिसंबर 11 1946 को। इसी मीटिंग में और क्या हुआ था, जो बी.एन. राव था इसको बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने वही पॉइंट्स इन लेक्चर्स में आपको मैं प्रोवाइड करूंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसके बाद क्या होता है, दिसंबर 13 1946 को क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसको मूव कौन करता है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करेंगे, इसको अडॉप्ट कब किया गया, फिर जनवरी 22 1947। जो प्रेम्बल है, इट इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये किसने पास की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसके बाद क्या होता है, माउंटबेटन वाज सेंट टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल रिप्लेसिंग लॉर्ड वेवल। तो माउंटबेटन इसको फिर बनाया गया था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेवल की जगह। ठीक है, माउंटबेटन ये एक प्लान के साथ इधर आया था। दिस प्लान वाज गिवन ए फॉर्मल शेप बाय स्टेटमेंट मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जो माउंटबेटन प्लान था इसको फॉर्मल शेप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब दी थी, जून 3 1947। इसीलिए इस प्लान को जून 3 प्लान भी कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल है इसको इंट्रोड्यूस ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब किया गया था, जुलाई 4 1947 को। ठीक है, अगर हम इस इंडिपेंडेंट एक्ट की बात करेंगे, ये कब फोर्स में आया, फिर जुलाई 18 1947। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, दिस एक्ट ऑफ 1947 प्रोवाइडेड दैट फ्रॉम अगस्त 15, इस एक्ट ने क्या कहा था कि अगस्त 15 1947 से इंडिया को क्या किया जाएगा, आजाद किया जाएगा। वुड बी सेट अप टू इंडिपेंडेंट डोमिनेंस इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान इनको फिर आजादी मिलेगी। तो इसके बाद क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रीअसेंबल हुई थी कब, अक्टूबर 13 1947 को। द मेंबरशिप जो इसकी थी वो रिड्यूस हो गई थी टू 299। ठीक है, विद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो एक सॉवरेन बॉडी बन गई। तो इंडिया फिर सॉवरेन कब बन गया, जनवरी 26 1950 को। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे, इट बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया वो क्या थी, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और अगर हम फर्स्ट स्पीकर की बात करेंगे वो कौन था, जी.वी. मावलंकर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ चीजें अडॉप्ट की थी, उनमें से सबसे पहले नेशनल फ्लैग को इसने कब अडॉप्ट किया था, जुलाई 22 1947।
कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था? नवंबर 26, 1949। नेशनल एंथम इसको कब अडॉप्ट किया गया था? जनवरी 24, 1950। और नेशनल सॉन्ग जो है इसको कब अडॉप्ट किया गया था? जनवरी 24, 1950। तो इसके बाद क्या होता है? राजेंद्र प्रसाद जो था इसको बनाया गया था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950। जनवरी 24, 1950 की अगर हम बात करेंगे, इट वाज द लास्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनवरी 24, 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग हुई थी। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट की बात करेंगे, उसको किसने प्रिपेयर किया था? BN राव ने, जो एडवाइजर था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है। अगर हम ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करेंगे, इसको सेटअप किया गया था अगस्त 29, 1947। ये डेट आप याद रख लेना ड्राफ्टिंग कमेटी के रिगार्डिंग। अगर हम ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करेंगे, इसका चेयरमैन कौन था? BR अंबेडकर। जो फाइनल ड्राफ्ट था इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? ऑन नवंबर 4, 1948। ठीक है। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड अडॉप्टेड। फिर इसको अडॉप्ट कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को? नवंबर 26, 1949 को। द प्रेसिडेंट एंड इट्स मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर जो प्रेसिडेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने इस पर साइन किया था। अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, उसमें कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल्स, 395 आर्टिकल्स एंड 22 पार्ट्स। अगर हम एट प्रेजेंट बात करेंगे, 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एंड 25 पार्ट्स ये ऐड हुए हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में बाय डिफरेंट अमेंडमेंट्स। अगर हम प्रेम्बल की बात करेंगे, इट वाज इनेक्टेड आफ्टर द एनहांसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, इसके बाद फिर प्रेम्बल भी बन गया। अगर हम BR अंबेडकर की बात करेंगे, इसको कहा जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये इंडिया का फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी बन गया था फ्रॉम अगस्त 15, 1947 टू जनवरी 26, 1950। कॉन्स्टिट्यूशन ये कब फोर्स में आई थी? जनवरी 26, 1950 को। सिंस देन, तब से जनवरी 26 को क्या मनाया जाता है? एज रिपब्लिक डे। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बात करेंगे, इसमें कितना टाइम लग गया? 2 years, 11 months एंड 18 days इसको कंप्लीट करने में लग गए। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे, इसमें 22 कमिटीज थी। ठीक है। अगर हम उन कमिटीज की बात करेंगे, उनमें से 8 मेजर कमिटीज थी और 14 माइनर कमिटीज थी। तो चलो अब हम जो कमिटीज थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेजर कमिटीज, अगर हम मेजर कमिटीज की बात करेंगे, सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमिटी थी। इसका चेयरमैन कौन था? BR अंबेडकर। और इसमें कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स। अगर हम उन मेंबर्स की बात करेंगे, वो कौन कौन थे? अलैदी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी, BR अंबेडकर, ये चेयरमैन था ड्राफ्टिंग कमेटी का। KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मिटर और DP खेतान, ये 7 मेंबर्स थे किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर मैंने क्वेश्चंस देखे थे कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट या वाज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये सारे आप याद रख लेना। तो एक और चीज़, अगर आपको ये PDF चाहिए, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करूंगा। आप वहां से फिर ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरी कमेटी थी, मेजर कमेटीज की मैं बात कर रहा हूं, यूनियन पावर कमेटी। अगर हम इसके चेयरमैन की बात करेंगे, इसका चेयरमैन कौन था? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसका भी चेयरमैन कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तो आपको यहां से याद रख लेना है, जिन कमिटीज में यूनियन होगा उनका चेयरमैन कौन था? जवाहरलाल नेहरू। एक और चौथी कमेटी थी, उसका वो कौन सी कमेटी थी? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और उसका चेयरमैन कौन था? वल्लभ भाई पटेल। अगर हम एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, उनका भी चेयरमैन कौन था? वल्लभ भाई पटेल। अगर हम स्टेट कमेटी की बात करेंगे, तो इसका भी चेयरमैन कौन था? यूनियन और स्टेट आपको याद रख लेना है, इनका चेयरमैन कौन था? जवाहरलाल नेहरू। फिर इसके बाद स्टीयरिंग कमेटी थी, और उसका चेयरमैन कौन था? राजेंद्र प्रसाद। और लास्ट पे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, और उसका चेयरमैन कौन था? राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम मेजर फ्यूचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेजर फ्यूचर्स है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फ्यूचर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, दैट
इट इज लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये वर्ल्ड की सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, इट इज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बनाई गई थी, इसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंट मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे। अगर हम देखेंगे द बेसिक स्ट्रक्चर, अगर हम फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर्स, पब्लिक सर्विस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारे किससे लिए गए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, इसको कहां से लिया गया था? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करेंगे, इसको कहां से लिया गया था? आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से। और कैबिनेट जो था, इसको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, वहां से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आया? एक तो वहां से आया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये सारी चीजें कहां से ली गई थी? आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर हम कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, वहां से क्या क्या लिया गया था? फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिडेंसी पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये सारी चीजें कहां से ली गई थी? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बात करेंगे, वहां से क्या क्या लिया गया था? कंकरेंट लिस्ट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर हम जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, वहां से क्या लिया गया था? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इसके बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, वहां से क्या क्या लिया गया था? रिपब्लिक, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी इन द प्रियम्बल। ये कहां से लिए गए थे? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर हम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, वहां से क्या क्या लिया गया था? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अगर हम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, वहां से क्या लिया गया था? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और यूएसएसआर की कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वहां से क्या क्या लिया गया था? एक तो वहां से 5 ईयर प्लान, फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियाज ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन प्रेम्बल। ये सारी चीजें कहां से ली गई थी? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। आगे बढ़ते हैं। अगर हम तीसरे हम फ्यूचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, तीसरा फ्यूचर इसका क्या है? फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। अगर हम चौथे फ्यूचर की बात करेंगे, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चूज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है? पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड देयर इज ए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द लेजिस्लेचर। ऑल्सो यहां पे क्या होता है? देयर एग्जिस्ट्स ए मेजर पार्टी रूल, और मेजर पार्टी रूल के थ्रू क्या होता है? फिर प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है। एक और फ्यूचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो क्या है? दैट इट इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, ये रिजिड और फ्लेक्सिबल है। एज पर आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 ये किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद द अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। कुछ प्रोविजंस को हम अमेंड कर सकते हैं बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। दैट इज 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, एंड वोटिंग एंड मेजॉरिटी विच इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ ईच हाउस। इसके थ्रू हम अमेंडमेंट्स कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो रिगार्डिंग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।